Welcome to Science Seekers by SB. In this video, we shall talk about lysosomes and vacuoles from class 11th, chapter 8. तो सबसे पहले हम इस वीडियो में लाइसोसोम्स के बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली लाइसोसोम्स होते क्या हैं? दीज आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्मॉल वेसिक्यूलर ऑर्गेनेल्स होंगी और जनरली ये रिच होती हैं इन एसिड हाइड्रोलेजेस। अब जिस भी वर्ड के पीछे एज आ गया, ASE, तो समझ जाओ कि वो एंजाइम्स हैं। तो लाइसोसोम्स में क्या चीज़ होगी जो प्रोमिनेंटली प्रेजेंट है? दैट इज़ एंजाइम्स। अब देखो यहाँ पे लिखा है ना ब्रैकेट में हाइड्रोलिसिस और उसके टाइप्स लिखे हुए हैं। तो लाइसोसोम्स विल बी रिच इन दी एसिड हाइड्रोलिसिस। ये साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होती हैं जो यूक्रियोटिक सेल्स में ही देखी जाती हैं। तो इनको हम साइटोप्लाज्मिक सेल ऑर्गेनल्स बोलेंगे ऑफ यूक्रियोटिक सेल्स। अब इसका फॉर्मेशन कहाँ से होता है? तो ये जो लाइसोसोम्स है इनका फॉर्मेशन होता है जब एक गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लास्ट वीडियो में हमने किया, लिंक मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है जब उसकी पैकेजिंग होती है तो इसी पैकेजिंग का रिजल्ट हमारे पास लाइसोसोम्स बन जाते हैं। तो ऐसे ये लाइसोसोम्स का फॉर्मेशन होता है। जर्नली ये यूक्रियोटिक सेल्स में प्रेजेंट है और यूक्रियोटिक सेल्स में भी प्रोटिस्टा, प्रोटोजोआ, फंजाई, एनिमल्स, इन सभी ऑर्गेनिजम्स के सेल्स में पाया जाएगा एक्सेप्ट आरबीसीज में नहीं होते किसी भी तरह के कोई सेल ऑर्गेनेल्स। रीज़न मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में ही बताया हुआ है। तो ये जो प्लांट्स की बात करते हैं, मैंने आपको भी जो 4 किंगडम्स बताए, ऑर्गेनिजम्स बताए, उसमें मैंने प्लांट्स का नेम नहीं लिया, वो भी तो यूक्रियोटिक है। लेकिन प्लांट्स में लाइसोसोम्स की जगह पे स्फेरोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि वैक्यूल के बिल्कुल पास में होते हैं एंड लाइसोसोमल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। अब हम बात करते हैं जो एनिमल सेल्स में या फिर फर्दर प्रोटिस्टा, प्रोटोजोआ, फंजाई में प्रेजेंट रहते हैं लाइसोसोम्स, उसमें किस तरह के एंजाइम्स होते हैं। यहाँ पे हाइड्रोलिसिस लिखे हुए हैं। तो टोटल 50 लाइसोसोमिक एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं इन लाइसोसोम्स में। इनको हम हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स भी बोल सकते हैं। एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जैसे कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, यहाँ पे आप लाइपेज देख रहे हो, प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेसेस, ये सभी क्या है? 10th स्टैंडर्ड में हमने किया हुआ है। ये तीनों एंजाइम्स को डाइजेशन के दौरान किया हुआ है। तो ये क्या है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, एसिड हाइड्रोलेजेस हैं। एंड इन्हीं की वजह से, क्योंकि ये डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं, एंजाइम्स हैं, मेटाबॉलिज्म में काम आ रहे हैं, तो इनको हम सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं। तो लाइसोसोम्स का दूसरा नेम क्या हो गया? सुसाइडल बैग्स। इनके अलावा जो लाइसोसोम्स हैं दे विल बी प्रेजेंट इन द न्यूक्लिक एसिड्स एज अ न्यूक्लिएसिस। न्यूक्लियसिस की तरह भी ये प्रेजेंट रहते हैं। वहाँ पे हम इसको बोल देंगे, अगर डीएनए में है तो डीऑक्सी रिबो न्यूक्लियस, अगर आरएनए में है तो रिबो न्यूक्लियस, राइट। फर्दर हम देखेंगे कि प्रोटीएजेस में रेनिन, पेप्टिडेजेस, ये सारे एंजाइम्स जो हैं प्रेजेंट रहते हैं। ये भी हमने 10th स्टैंडर्ड में किया हुआ है। रेनिन के बारे में पढ़ा हुआ है, पेप्टिडेजेस के बारे में पढ़ा हुआ है। देन लाइपेजेस, ग्लाइकोसिडेजेस, फॉस्फेटेजेस, सल्फेटेजेस, ये सारे लाइसोसोम्स के अंदर ही हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स आते हैं। बताया ना 50 होते हैं। तो ये सब कुछ आप पेन डाउन कर सकते हो, जितने भी एंजाइम्स के मैंने आपको नेम बताए। जो लाइसोसोम्स है ये कैसे फंक्शन करते हैं एंड अपने आप को मेंटेन रखते हैं विद इन द सेल, तो इनकी स्ट्रेंथ क्या है वो हम देखेंगे। विद द हेल्प ऑफ कोलेस्ट्रॉल, हेपेरिन एंड एंटीहिस्टामिन, ये मेम्ब्रेन स्टेबलाइज़र होते हैं। ये सारी तीनों चीज़ें मिलकर लाइसोसोम्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं ताकि वो अपना फंक्शन अच्छी तरह से कर सके। अब हम लाइसोसोम्स का फंक्शन देख लेते हैं। ऊपर मैंने आपको बताया कि लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग्स बोलते हैं। इनके अलावा हम इनको डिस्पोजल बैग्स भी बोलते हैं। अब ये क्यों नेम ऐसा दिया हुआ है? क्योंकि ये एक स्क्वेंजर की तरह एक्ट करते हैं। जैसे स्क्वेंजर्स होते हैं ना, वल्चर्स वगैरह होते हैं, जो भी डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है, कोई बर्ड मरा हुआ है तो उसको दूर से देखेंगे, उठा के ले जाएंगे और साफ़ सफाई कर देंगे। सिमिलरली जो लाइसोसोम्स हैं ये सेल के स्कैवेंजर्स की तरह एक्ट करता है। जो भी वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनेल है, जो भी टॉर्न आउट सेल डेब्रिस है, उसको साफ़ कर देगा, रिमूव कर देगा।
तो ये स्केवेंजर ऑफ द सेल्स होगा, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसीलिए हमने इसको डिस्पोजल बैग बोला। डिस्पोजल बैग, डिस्पोजल मीन्स किसी चीज़ को फेंक देना। तो सारा जो कचरा है सेल्स का वो लाइजोसोम्स उस सेल में से बाहर फेंक देते हैं, तो वो हमने डिस्पोजल बैग्स बोल दिया। फर्दर सेकेंड फंक्शन इसका है, ये मटेरियल को इंजेस्ट कर लेता है एंड विद द हेल्प ऑफ ल्यूकोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस एंड ल्यूकोसाइट्स ऐसे सेल्स हैं जो कि मटेरियल को इंजेस्ट कर लेते हैं एंड उसका फर्दर जो ब्रेक डाउन है, उसको मटेरियल को ब्रेक डाउन करने में कौन हेल्प करता है? ये लाइजोसोम हेल्प करता है। थर्ड फंक्शन इसका ये है, ये माइटोसिस को इनिशिएट करने में काफ़ी हेल्प करता है। देन जो प्लांट्स के केस में जर्मिनेटिंग सीड होता है, उसमें जितना भी फूड स्टोर होता है इन द सॉल्युबल फॉर्म, वो इन लाइजोसोम्स की हेल्प से ही फूड स्टोर रहता है जर्मिनेटिंग सीड्स में। फर्दर हम देखें, अगर लोअर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो उनमें जो मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस होता है, मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस कि एक लोअर स्टेज से पूरा एडल्ट बन जाना, लार्वल स्टेज से एडल्ट बन जाना। तो वो जो लार्वल स्टेज से जब वो अडल्ट बन रहा है, तो उस लार्वी के अपने कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जैसे कि फ्रॉग में जो लार्वा होता है, दैट हैव टेल, टेडपोल लार्वा, एंड जब वो पूरा एडल्ट बन जाता है तो टेल जो है वो डिमिनिश हो जाती है, गायब हो जाती है। तो ये क्या है, उसकी जो करेक्टरिस्टिक फीचर है उस लार्वल स्टेज के, उसको रीएब्जॉर्ब ये लाइजोसोम्स करते हैं और एडल्ट स्टेज में वो गायब हो जाते हैं करेक्टरिस्टिक्स। तो ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस लाइजोसोम का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो ये थे 5 फंक्शंस अबाउट द लाइजोसोम्स। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल, जो कि हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंडर लास्ट सेल ऑर्गेनेल कंसिडर करते हैं, दैट आर वैक्यूल्स। तो इन वैक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे, ये क्या होती हैं। ये सिंगल मेम्ब्रेनस बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होती हैं जो कि साइटोप्लाज्म में पाई जाती हैं एंड ये काफ़ी सिलेक्टिवली परमिएबल होती हैं। अगर सिलेक्टिवली परमिएबल है तो मेम्ब्रेन काफ़ी स्पेशलाइज्ड होगा। तो वही है, ये जो सिंगल मेम्ब्रेन है इसको हम क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट। जो वैक्यूल के अराउंड मेम्ब्रेन होगा उसको हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं, और कुछ सिलेक्टिव चीज़ों को ही अपने अंदर से और बाहर से अलाउंस देगा ट्रांसपोर्टेशन का। फर्दर ये वैक्यूल में होता क्या है? तो ये जो वैक्यूल है इसमें वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स और अदर मटेरियल जो कि मेजरली सेल्फ के लिए यूज़फुल नहीं होते, वो सारा कुछ इन वैक्यूल्स में स्टोर रहता है। अब इसके फंक्शंस के ऊपर और कंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि फर्दर कितने टाइप्स का होता है और कैसे अपना पूरा फंक्शन परफॉर्म करता है। तो जनरली ये जो वैक्यूल्स हैं ये 4 टाइप्स के होते हैं। आप पेन डाउन कर सकते हो इसको। फर्स्ट इज सैप वैक्यूल, देन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, देन फूड वैक्यूल, गैस वैक्यूल। इन चारों को मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूँगी जितना आपकी सिलेबस में रिक्वायर्ड है, एंड देन हम इसके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपको सिर्फ जस्ट सिंगल लाइंस में ये टाइप्स दिए हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा 1-2 लाइंस एक्सपैंड कर इसको स्टडी करेंगे। तो सैप वैक्यूल से स्टार्ट करते हैं। ये क्या है? सैप। सैप समथिंग रिलेटेड, अगर प्लांट्स के बारे में सोचे तो सैप क्या होता है? जो वाटरी मिल्की सा कंटेंट बाहर आता है उसमें से, उसको हम सैप बोल देते हैं। तो क्या है, व्हाट इज़ बेसिकली दिस सैप वैक्यूल? देखो, वर्ड्स को ना बायोलॉजी में हमेशा लिंक करो तो उसको समझना ज़्यादा ईजी रहेगा। तो ये जो सैप वैक्यूल है, दीज आर फ्लूइड फिल्ड वैक्यूल्स। फ्लूइड फिल्ड वैक्यूल्स होते हैं और जनरली प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स में स्मॉल सैप वैक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं। और अगर हम एक मैच्योर प्लांट सेल की बात करें तो आप देखोगे कि उसमें डोमिनेंस में प्रेजेंट रहता है एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट रहता है। तो यही होता है वो सैप वैक्यूल। ठीक है, तो ये क्या होगा? काफ़ी लार्ज होगा, सेंट्रल वैक्यूल होगा इन द केस ऑफ प्लांट्स, मैच्योर प्लांट सेल में होगा। एंड
बनता कैसे है, इतना लार्ज वैक्यूल कैसे बनता है? बाय द फ्यूजन ऑफ स्मॉल वैक्यूल्स। जब एक प्लांट सेल यंग होगा तो उसमें स्मॉल स्मॉल वैक्यूल्स होंगे, स्मॉल सैप वैक्यूल्स होंगे, और यही सैप वैक्यूल्स जो हैं जैसे जैसे वो मैच्योरिटी अटेन करता जाएगा तो ये फ्यूज़ करते जाएंगे एक दूसरे के साथ, और जब फ्यूज़ कर जाएंगे तो उसके बाद ये एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल बना लेगा इन द केस ऑफ मैच्योर प्लांट सेल। तो इस सेंट्रल वैक्यूल में क्या होता है, कंटेंट क्या है? 90% का तो इसमें वाटर का ही कंटेंट होता है, ठीक है। और यहाँ पे तो इसने, चलो वाटर का नहीं लिखा हुआ, इसने बोला हुआ है यहाँ पे जो मैंने अंडरलाइन किया, दैट इज़ जो सेंट्रल वैक्यूल है प्लांट सेल्स के केस में वो 90% ऑफ द स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि जो सेंट्रल वैक्यूल है ये साइटोप्लाज्म में अगर 90% का स्पेस कंज्यूम करके रखता है तो जो साइटोप्लाज्म है उस प्लांट सेल का वो कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा? टुवर्ड्स द पेरिफेरी, टुवर्ड्स द एजेस वो शिफ्ट हो जाएगा। एंड एजेस की तरफ शिफ्ट होने की वजह से जो साइटोप्लाज्म है उसमें गैशियस एक्सचेंज काफ़ी अच्छे तरीके से होगा, काफ़ी एफिशिएंटली होगा विद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। समझ रहे हो ना? सपोज करो ये प्लांट सेल है, इसमें बड़ा सारा ये सेंट्रल वैक्यूल है, तो इसमें जो साइटोप्लाज्म है वो पेरिफेरी में चला गया, तो पेरिफेरी में जब साइटोप्लाज्म चला गया तो इसके साथ जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में एक्सचेंज होगा मटेरियल का, गैसेस का, वो काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंटली होगा एज कंपेयर टू this अदर स्मॉल वैक्यूल्स इन केस ऑफ एनिमल सेल्स या फिर दूसरे सेल्स, ठीक है। तो प्लांट सेल में इसका ये फंक्शन रहेगा। फर्दर मैंने आपको बता दिया कि ये क्या होता है, इसके पास टोनोप्लास्ट रहता है और ये टोनोप्लास्ट काफ़ी सिलेक्टिवली परमिएबल रहता है और ये एक स्पेसिफिक आयन चैनल्स बनाता है ताकि कैरियर प्रोटीन्स जो हैं उसमें से आयंस को एक बाहर से अंदर लेकर आए और अंदर से बाहर लेकर आए। तो इसके साथ क्या है, एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी मेंटेन रहता है विद द हेल्प ऑफ दिस सिलेक्टिवली परमिएबल टोनोप्लास्ट, ठीक है। तो इसके बाद हम करते हैं, जो टोनोप्लास्ट है वो एक्यूमुलेट कर लेता है सारा वैक्यूलर का जो भी साइटोप्लाज्म में कंटेंट प्रेजेंट है वो टोनोप्लास्ट एक्यूमुलेट कर लेगा अपने वैक्यूल के कंटेंट में, और इसकी वजह से क्या है, वाटर का एंट्री एंड एग्जिट होगा थ्रू दी ऑस्मोसिस। एंड फर्दर ये कंटेंट इकट्ठा करने से जो साइटोप्लाज्म का मटेरियल है वो टोनोप्लास्ट इकट्ठा कर लेगा, तो साइटोप्लाज्म में जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, वेस्ट हैं, वो भी सारे वैक्यूल्स में ही स्टोर हो जाएंगे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द सैप वैक्यूल। अब हम सेकेंड फॉर्म में चलते हैं, दैट इज़ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये ज़्यादातर जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है ये हमें देखने को मिलते हैं इन फ्रेश वाटर प्रोटिस्टेंट्स, एल्गी में। तो इसका जो मेजर फंक्शन है वो क्या है, जितना भी फूड मटेरियल है वो फ्लूइड फॉर्म में होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा, उसको कलेक्ट करना और थ्रो आउट कर देना। देखो फ्रेश वाटर में प्रेजेंट है ना, तो क्या करेगा वो वाटर कंटेंट, लिक्विड कंटेंट में जो मटेरियल होगा उसको इनसाइड आउट करेगा, अंदर और बाहर ले जाएगा। तो उसका क्या करेगा, कलेक्शन भी करेगा मटेरियल का, फ्लूइड मटेरियल का, और उसको थ्रो आउट भी कर देगा। अब इसमें जो वाटर की एंट्री है इनसाइड द लिविंग सेल ये ऑस्मोसिस के थ्रू होती है इस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के केस में। वाटर है और वाटर का ट्रांसपोर्टेशन जो है वो थ्रू ऑस्मोसिस होता है, एंड स्पेशल फीडिंग केनाल्स बने होते हैं। ये केनाल्स वाला केस जो है पैरामीशियम में ज़्यादा अच्छी तरह से पढ़ा जाता है रादर देन अमीबा। तो ऐसे ना ये केनाल्स बना लेता है और उन्हीं केनाल्स के थ्रू ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन के साथ साथ ये जो वाटर का कंटेंट है वो इन लिविंग सेल में अंदर भी आएगा और बाहर भी जाएगा। तो इससे ऑस्मोसिस हो रहा है, वाटर की एंट्री एग्जिट हो रही है, तो इससे क्या है, जो ऑस्मो रेगुलेशन है वो क्या रहेगा, इस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का मेजर फंक्शन रहेगा, दैट इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन इन द फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एक्वेटिक एनिमल्स में ही पाया जाता है, बल्कि फ्रेश वाटर एनिमल्स में पाया जाता है, और इसका मेजर फंक्शन इज़ ऑस्मो रेगुलेशन। व्हाट इज़ ऑस्मो रेगुलेशन? ऑस्मोटिक प्रेशर को कंट्रोल करना, उसको हम ऑस्मो रेगुलेशन बोल देते हैं। नेक्स्ट जो है दैट इज़ फूड वैक्यूल। जो फूड वैक्यूल है इसको डाइजेस्टिव वैक्यूल भी बोलते हैं, एंड जनरली ये प्रोटिस्टा, पोरिफेरा, सिलेंट्रेट्स,
फेगोसाइट्स, जो हायर एनिमल्स में फेगोसाइट्स होते हैं ब्लड सेल्स, तो उनमें ये फूड वैक्यूल पाया जाता है। तो इस फूड वैक्यूल के पास एक स्पेसिफिक फेगोसोम होगा जो कि लाइजोसोम के साथ पहले कंबाइन करेगा और फिर ये फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन करेगा। ये फर्दर क्या करता है, जो फेगोसोम बन गया वो पार्टिकल्स को इंजेस्ट करना शुरू कर देगा, और इस लाइजोसोम्स है, फेगोसोम्स ने तो इंजेस्ट किया और साथ में क्या है, लाइजोसोम्स हैं। तो लाइजोसोम्स के पास क्या थे, अभी हमने पढ़ा हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, तो वो एंजाइम्स इसके ऊपर वर्कआउट करेंगे और जितना भी उसने मटेरियल या इंजेस्टेड पार्टिकल्स हैं उसका डाइजेशन करने में हेल्प करेगा। फूड वैक्यूल है ना, तो डाइजेशन से ही इसका रोल रहेगा। तो भी जो डाइजेस्टेड मटेरियल होगा, अब इसने क्या किया, पहले फेगोसोम लाइजोसोम के साथ फ्यूज़ किया, देन उसने क्या कर दिया, फूड पार्टिकल्स को इनगल्फ कर लिया, इंजेस्ट कर लिया, फिर उसकी डाइजेशन की। डाइजेशन करने के बाद जो डाइजेस्टेड मटेरियल होगा वो साइटोप्लाज्म में छोड़ देगा, और जो एक्सक्रीशन वगैरह वो खुद के पास रखेगा, बाद में फिर इसको एक्सक्रीट आउट कर देगा फ्रॉम द बॉडी ऑफ द सेल। फोर्थ टाइप जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, दैट इज़ गैस वैक्यूल। इसको हम एयर वैक्यूल्स भी बोल देते हैं, सीडो वैक्यूल्स भी बोल देते हैं, एंड ये जर्नली एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स में मिलते हैं और प्रोक्रियोट्स में मेजॉरिटी में पाए जाते हैं। तो ये ग्रुप होता है लार्ज नंबर ऑफ पॉलीगनल वेजिकल्स छोटे छोटे किए थे, इफ़ यू रिमेंबर गोल्जी में भी किया था, ईआर में भी किया था वेजिकल्स। तो गोल्जी में स्पेसिफिकली किया था कि वो वेजिकल्स इकट्ठे होकर वैक्यूल्स बना देते हैं। अब मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी गोल्जी वाली वीडियो का, वहाँ से उसको एक बार ज़रूर देख लेना, डायग्राम से बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएगा कि वेसिकल से वैक्यूल्स कैसे बन रहे हैं। तो उसी वेसिकल से जो वैक्यूल बना है उसका लार्ज अमाउंट एक्यूमुलेट हो जाएगा, एंड इसका एक थिन प्रोटीन मेम्ब्रेन बन जाएगा इन द केस ऑफ प्रोक्रियोटिक सेल्स। तो इसका मेजर फंक्शन क्या रहता है गैस वैक्यूल्स का, ये क्या करते हैं, मेटाबॉलिक गैसेस को स्टोर करते हैं, उस पर्टिकुलर सेल को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, एंड जितनी भी हार्मफुल रेडिएशंस आ रही हैं उस पर्टिकुलर सेल के पास, उससे उस सेल को बचाते हैं फ्रॉम द हार्मफुल रेडिएशंस। एंड फोर्थ फंक्शन जो इन गैस वैक्यूल्स का होगा, जो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, ये बायोंसी को मेंटेन रखते हैं। गैस वैक्यूल्स जनरली एक्वाटिक प्रोक्रियोट्स में पाए जाते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि इन वैक्यूल्स का, ओवरऑल वैक्यूल्स का फंक्शन क्या रहेगा। ये मिनरल सॉल्ट्स, लैटेक्स, शुगर, इंसुलिन, अमीनो एसिड्स, टेनेंस, एल्केलॉइड्स, टॉक्सिक, इन सभी चीज़ों को स्टोर करते हैं। तो आप लिख लेना ज़रूर, ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो कि स्किप कर जाते हैं, यहाँ पे एज सच सुनकर नहीं इसको छोड़ सकते, तो इसको लिख लेना कि कौन कौन सी चीज़ें मैंने बोली हैं। तो देन ये एक पर्टिकुलर सेल के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम करते हैं। जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होगा उसको एक्यूमुलेट करेंगे और स्टोर करके रखेंगे साइटोप्लाज्म से, फिर बाद में एक्सक्रीट आउट कर देंगे फ्रॉम द बॉडी। प्लांट्स में वैक्यूल की बात करें तो उसके पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, एंड अभी हमने लाइजोसोम्स में पढ़ा कि प्लांट सेल्स के पास सफेरोसोम्स होते हैं, लाइजोसोम्स एग्जैक्टली नहीं होते। तो ये वैक्यूल्स क्या करते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स और लाइजोसोम्स का सारा फंक्शन करते हैं इन केस ऑफ प्लांट। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है ना, तो वो लाइजोसोम्स का भी फंक्शन करेगा। तो मेजर रोल इसका और कहाँ पे होता है इन वैक्यूल्स का मेजर रोल सेल ग्रोथ में होता है। जब एक सेल ग्रो कर रहा है फ्रॉम स्मॉलर साइज टू द लार्जर साइज, तो वो इनलार्ज करेगा, खुद ब खुद इनलार्ज करेगा बाय एंडोस्मोसिस, एंड उसके साथ क्या होगा, ये सेल की ग्रोथ को डिपिक्ट करता है, एंड फर्दर जितना भी इसकी ग्रोथ के लिए मटेरियल चाहिए उसको ये स्टोर करके रखता है। So this was all about the vacuoles and lysosomes. If you have any query regarding these two cell organelles or endomembrane system, do comment in the comment box. Do like, share and subscribe my channel. Thank you for watching.